राधे कृष्णा। हम बात करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर एक्शन, यानी बाबा का जो बुलडोजर वाला एक्शन है, तो क्या वाकई में अब वो गैराज में जिस तरीके से गाड़ियां जो काम की नहीं होती, जिनको नहीं चलाया जाता, तो गैराज में खड़ा कर दिया जाता है, क्या उसी तरीके से बाबा जी का बुलडोजर भी अब गैराज में खड़ा हो जाएगा? क्या बाबा जी का बुलडोजर वाला एक्शन जो था, अब उसका खौफ जो है वो लोगों में खत्म हो जाएगा? क्या बाबा जी के बुलडोजर में वाकई में ब्रेक लग गया है? अब किसी की प्रॉपर्टी ध्वस्त नहीं की जाएगी। अब माफिया जो अपराधी हैं वो खुले आम अब अपराध और ज्यादा करने लगेंगे इस बुलडोजर के थमने से। तो ये सब गलत है, यानी कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि बाबा जी के ऊपर एक्शन लिया गया है, बाबा जी का बुलडोजर बंद करा दिया गया है, लेकिन इस फैसले का स्वागत तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, यानी कि मुख्यमंत्री यूपी के आदित्यनाथ योगी जी ने स्वयं किया है इस फैसले का, यानी बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का योगी ने किया है स्वागत। और क्या बात कही है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर सुनाए गए जो फैसले पर है तो उसका स्वागत किया है। वहीं पे यूपी सरकार में जारी बयान में यह भी कहा है यूपी सरकार ने कि ये जो भी फैसला लिया गया है वो फैसला माफिया प्रवृत्ति में जो तत्व और संगठित पैसेवार अपराधी हैं उन पर लगाम कसने के लिए अब और आसानी हो जाएगी, यानी जो ये दिन प्रतिदिन जो ये अपराध बढ़ रहे हैं तो उन पर अब आसानी से जो है उनकी लगाम को खींचा जा सकता है। यानी अभी तक ये ब्लेम होता था कि योगी सरकार कर रही है, बाबा जी की सरकार कर रही है, बीजेपी सरकार करे, विपक्ष हर वक्त जो उंगली उठाते थे बाबा जी पर, अब वो उंगली उठनी बंद हो जाएगी, क्योंकि अब जो अपराधी होगा उसी की प्रॉपर्टी ध्वस्त की जाएगी, उसी पर एक्शन लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, यानी बाबा जी के बुलडोजर एक्शन पर दिए गए जो फैसले था उससे यूपी की सरकार यानी योगी सरकार ने स्वागत किया है। जमीयत उलेमाए हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली के नगर निगम व अन्य से संबंधित केस की सुनवाई के लिए करते हुए कहा है कि कार्यपालिका न्यायपालिका नहीं बन सकती और यह तय नहीं कर सकती है कि कौन दोषी हो, यानी कि कौन क्रिमिनल है, कौन जो है कॉन्विक्ट है। तो इस तरीके से किसी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति के घर को केवल इसलिए मनमाने ढंग से ध्वस्त कर देती है क्योंकि वह आरोपी है, तो यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। यानी कि इसको यह कहा गया, ये सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत नहीं आता है। सेपरेशन ऑफ पावर में तीन चीजें जो हैं वो डिफाइन की गई हैं, वो अभी हम बताएंगे, जिसमें है न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। ये तीनों मिलकर कार्य करती हैं, लेकिन तीनों का अपना अपना अलग अलग रोल है। तो वहीं पे यह भी कहा गया है कि जो अपराधी जो अधिकारी थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी अधिकारियों ने मनमानी की तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर उनको कहा गया कि ये प्रॉपर्टी ध्वस्त करनी है, लेकिन वो जाके ऑथराइज यानी अनऑथराइज प्रॉपर्टी के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने अनऑथराइज प्रॉपर्टी ना ध्वस्त करके ऑथराइज प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जो लीगल थी, तो उन पर भी एक्शन लिए जाएंगे, उन पर भी जुर्माना ठोका जाएगा कि आपने जितना जो नुकसान किया उसकी भरपाई करिए। वहीं अवैध कार्यवाही करने वाले अधिकारी पर भी एक्शन लिए जाएंगे, उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है, बिना फैसले किसी को दोषी नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई डिसीजन नहीं दिया गया, अगर उसको दोषी करार नहीं दिया गया है, तो आप उसको क्रिमिनल नहीं कह सकते हैं और क्रिमिनल कहकर उसकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। वी.आर. गवई ने यह भी कहा है जस्टिस कि उचित कार्यवाही के बिना किसी का घर गिराया नहीं जा सकता है। यानी उसको अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी
की गई, कोई प्रोसीजर अगर किया गया है, उसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं निकला है कि वो क्रिमिनल था या उसने कोई ऐसा अपराध किया था संगीन यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस था जिससे उसकी प्रॉपर्टी को अब नुकसान पहुंचाया जाए, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। वहीं पे माइट एंड राइट का सिद्धांत भी यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। और ये भी कहा गया है कि किसी को भी यानी कि 2 जजों की बेंच में ये फैसला सुनाया गया है और अपराध का सजा कोर्ट जो है वो देती है, वो सुनाने का काम उसका है, ना कि किसी और को है। यानी कि अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको अगर सजा देगी तो कोर्ट देगी, कोर्ट फैसला करेगी कि हम इसको कौन सी सजा देनी, यानी कि जिस तरीके से उसने पनिशमेंट उसको उसी तरीके से दिया जाएगा जैसा उसने क्राइम किया है। यानी क्राइम कई तरीके के होते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक ही क्राइम, हर क्राइम की अलग अलग डेफिनेशन दी गई, हर क्राइम की अलग अलग पनिशमेंट दिया गया, उनका फाइन दिया गया, इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। तो ऐसा नहीं है जिस तरीके से प्रॉपर्टी ध्वस्त अगर की है तो उसका क्या है, उसको कितनी सजा दी जाएगी, अगर कोई चोरी करता है तो उसके, तो आईपीसी में हर सेक्शन का हर अलग अलग फाइन और इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। तो हमें किसी के यानी कि लॉ के अगेंस्ट में हम नहीं जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। अगर कानून हमारे यहाँ बना है तो कानून के अंतर्गत यानी कि कानून ने जो फैसला सुनाना होगा, कानून जो सजा देगी वो सजा कानून दे सकती है उस क्रिमिनल को, हम नहीं दे सकते हैं। तो कानून के अगेंस्ट में हम कोई कार्य नहीं करेंगे, यानी कि जो लॉ हमारे यहाँ बनाए गए उस लॉ के अनुसार। इसीलिए यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की भी बात कही गई है। तो रूल ऑफ लॉ क्या है, तो रूल ऑफ लॉ यानी कि एक तो होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 2 तरीके के लॉ होते हैं, यानी कि 2 तरीके से यहाँ पे लॉ को डिफाइन किया गया। तो लॉ एक यानी कि जो विधि के समक्ष समता का अधिकार है, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो एक नकारात्मक जो है इसको वाक्यांश बोला गया जिसमें ये जिसकी मीनिंग है कि समान परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति एक साथ विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों का जो है आरोपित कर्तव्यों और उनसे मिले यानी कि दोनों के मामले में यानी समान परिस्थितियों में यानी कि समान व्यवहार करेगा और प्रत्येक व्यक्ति देश की अवधारणा यानी साधारण विधि के अधीन होगा, तो उसको ये कहा जाएगा इक्वालिटी बिफोर लॉ। यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि समान कार्य, यानी कि अगर कोई पर्सन हमारे यहाँ है और उसको फंडामेंटल राइट जो जो दिए गए उसमें हमारा अधिकार है कि हम उसको सारे अधिकार दें, यानी समान व्यवहार करें, उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं कि ये गरीब है, ये वो ऐसा है। तो वो मंदिर में अगर पूजा करने जा रहा है तो चाहे वो राजा हो या रंग हो, सभी के लिए एक ही लॉ बना है, वो मंदिर जा सकता है। वहीं पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में कहा गया है कि समान यानी कि इसको कहा गया है समानता का स्वीकारात्मक रूप है, जिसका अर्थ है समान परिस्थितियों वाले प्रत्येक व्यक्ति जो होंगे उनके साथ समान व्यवहार करना अर्थात समान कानूनों को लागू करना। किंतु यदि ध्यान पूर्वक ये भी कहा गया है कि अगर उनका कोई उद्देश्य किसी और ऑब्जेक्ट के लिए है तो एक ही उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, वह समान जो है न्याय दिलाएगा, यानी कि इक्वल जस्टिस के लिए। जिस तरीके से अब ये कह दो कि हाँ कि ये बाहर से आए, फॉरेन से आए हैं, हम इनको अपने यहाँ के जो हमारे यहाँ के जो रूल हैं हम अपने ही केवल देशवासियों को बताएंगे, बाहर के लोग आए उनको, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हम उनको भी प्रोटेक्शन देंगे, उनको रहने के लिए, खाने के लिए उनका सम्मान करेंगे। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी हम अपने लोगों की भी वो रक्षा करेंगे, हम अपने लोगों को भी समान अधिकार देंगे जो जो हमारे यहाँ रूल बनाए गए हैं। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि हम दूसरों के लिए यानी उनको संरक्षण भी देंगे, समान संरक्षण भी प्रोवाइड करेंगे, उसमें किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो इक्वालिटी यानी रूल ऑफ लॉ को 2 पार्टों में डिवाइड किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो दोनों को ही समान ध्यान रखते हुए ये बताया। वहां पे एक बात और कही गई है इसी डिसीजन में बुलडोजर वाले में कि शेल्टर का
यानी शेल्टर का अधिकार जो दिया गया है कि हम संश्रय जिसको कहते हैं, आश्रय भी कहते हैं, तो ये इंटरनेशनल लॉ में भी दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लाइवलीहुड करके डिफाइन किया गया, जिसमें जीविकोपार्जन जिसको कहते हैं, और इसमें ओलेगा टेलिस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें यह बताया गया है कि लाइवलीहुड यानी हमें अगर जीने का अधिकार दिया गया है कि हम जी सकते हैं, यानी कि हमें रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, तो शेल्टर जो डिफाइन किया गया है तो वो आईपीसी के सेक्शन जो डिफाइन किया गया है वो 212 में डिफाइन किया, 212 में। वहीं पे बीएनएस का सेक्शन 249 में डिफाइन किया गया है। तो उसमें शेल्टर को डिफाइन किया गया है कि अगर कोई रहता है कहीं पे, यानी कि अपराधी ना हो, क्रिमिनल ना हो, लेकिन हम किसी को अगर कोई आश्रय हम देते हैं, किसी को रहने का अधिकार देते हैं कि भाई इसके पास रहने के लिए नहीं है, बाहर से आया है, इसको हम चाहे वो किराए पे दें, चाहे वो हम ऐसे ही हम उसकी मदद कर दें। तो शेल्टर यानी कि संश्रय अगर हम आश्रय उसको देते हैं, लेकिन ये ध्यान में अगर किसी क्रिमिनल को आश्रय देते तो हम भी उसके अपराधी घोषित किए जा सकते हैं, हमें भी सजा होगी। यानी कि अगर किसी क्रिमिनल को हम पनाह देंगे तो हमें भी उस सजा होगी, क्योंकि हमने एक क्रिमिनल को अपने घर में उसको पनाह दी, उसको जो है रोका, हमने उसको जगह दी। लेकिन अगर हम उसको आश्रय देते हैं रहने के लिए कि हाँ वो गरीब है, वो लाचार है, वो किसी भी तरीके से उसकी कोई मदद हम कर देते हैं कि हाँ चलो वो बाहर से आया है या उसके पास रहने के लिए, चाहे वो हम रेंट पे दे चाहे मैसे दें, लेकिन हम उसको शेल्टर यानी रहने के लिए घर दे देते हैं, तो ये उसमें हम कोई गलत नहीं करते, वो पाप नहीं करते। उसमें हम ये नहीं है कि हमने किसी को गरीब को ठहरा लिया तो उसके लिए अब हमारा घर ही तोड़ दिया जाए, ये नहीं है। तो शेल्टर का अधिकार है। वहीं पे जो ओलेगा टेलिस कॉन्स्टिट्यूशन में लाइवलीहुड कहते हैं, यानी जीविकोपार्जन। तो जीविकोपार्जन में लाइवलीहुड में हम वहां पे ओलेगा टेलिस में वो कहते हैं, बॉम्बे में बड़े बड़े पाइप होते हैं जो उसके अंदर वो फ्रिज टीवी सब कुछ लगा लेते हैं और उसी में वो रहते हैं, लेकिन ये नहीं है, और उनके उसमें आधार कार्ड, उनके वोटर आईडी कार्ड भी उसमें बन जाते हैं। तो उसमें ओलेगा टेलिस वाले में ये नहीं है कि आपको पब्लिक रोड पर यानी कि जगह घेर लीजिए और पब्लिक रोड पर आप शेल्टर बना लीजिए और रहने लगिए और ये कह दो कि ये तो हमारे लाइवलीहुड है, हमारा जीविकोपार्जन का अधिकार जो है वो राइट टू इक्वालिटी में दिया है, तो अब ये हम जो है यहाँ पे अब हम रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको झुग्गी झोपड़ियों में रहने का अधिकार दिया गया है, सरकार ने दिया है, तो आप वहां रहिए, यानी उसको किराए पे मत उठाइए, आपको लिए अलॉट किया गया तो आप उसमें रहिए जाके, वापस पाइप के अंदर ही नहीं रहिए कि पाइप में रहकर हमें फिर से अलॉट कर दिया जाएगा मकान, हम तो यहीं पे पब्लिक रोड पे ही पाइप के अंदर सोएंगे। तो बड़े बड़े जो पाइप होते हैं तो बॉम्बे में वहां पे पाइपों के अंदर लोग रहते हैं, तो ये लाइवलीहुड का था। तो वहीं पे ये जो पब्लिक का जो ये बताया गया कि किस किस तरीके से ऐसे हैं जहां पे ऐसे आप नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसका आप गलत फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो वहीं पे जो हमने अभी ये बताया था कि भारतीय संविधान में राज्य के 3 शक्तियों यानी राज्य की शक्तियों को 3 जो है शाखाओं में बांटा गया है, एक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन 3 चीज में बांटा गया, जिसमें उनके अपने अलग अलग कार्य हैं। यानी संविधान यानी जो कार्यपालिका है, संविधान में राज्य के हर अंग की भूमिका और कार्यों को परिभाषित किया गया है। वहीं पे जो विधायिका यानी संविधान में इन तीनों शाखाओं के बीच नियंत्रण और संतुलन के लिए मानदंड स्थापित किए गए हैं। अनुच्छेद 50 जो कहता है, अनुच्छेद 50 यानी आर्टिकल 50 के मुताबिक राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने चाहिए। यानी ये चीज दी गई है कि किसी भी तरीके से यानी कि तीनों ये जो पावर हैं, तीनों शक्तियां हैं, तीनों शाखाएं हैं जो राज्य की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों का अपना अलग अलग रोल है, अलग अलग कार्य करती हैं, लेकिन इसमें यह नहीं है कि कोई एक दूसरे में इंटरफेरेंस करे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर जो सुनाया है, शानदार निर्णय जो दिया है, उस निर्णय से जो सरकार है वो बहुत खुश है और इस निर्णय को ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसका गलत वो। वहीं पे जो इन्होंने पब्लिक ट्रस्ट और पब्लिक कुछ ऐसे करके जो
एक और पॉइंट दिया हुआ है, उसमें उन्होंने जल, वायु, मिट्टी, वन आदि जितने भी हैं ये संसाधन दिए गए हैं, उन संसाधनों पर उन्होंने ये कहा है कि उन पर ट्रस्ट की तरह जो है वो कार्य करेगी, उनकी भी रक्षा करेगी। तो ऐसे करके कई उन्होंने बताए हैं, सेवरेबिलिटी बताई है, रूल ऑफ लॉ बताया है और शेल्टर बताया है, वहीं पे एक प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कही है। तो कई उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्ट एंड पब्लिक ऐसे करके बताए। तो कई उन्होंने रूल बताए हैं जिनके अकॉर्डिंग यानी कि जो राइट हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, तो उनके अंतर्गत हमें जो सुविधाएं दी गई हैं उसके अगेंस्ट में ना जाके उसके अंतर्गत जो लॉ के अंतर्गत आता है उसी में हमें कार्य करना चाहिए, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे वो कोई भी शासन हो। यानी हम उसके अगेंस्ट में अगर जाएंगे तो हमें उसका हर्जाना खर्जाना भरना पड़ेगा, उसके लिए हमें दोषी करार भी दिया जा सकता है। इसलिए हम कानून के अगेंस्ट में ना जाके यानी कि उसके रूल ऑफ लॉ में ही रहे, ना कि रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में जाए। धन्यवाद।